जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 12। हम अपने टेस्ट की डिस्कशन करते हैं जी। 38 मार्क्स का टेस्ट था, ऐसे ही है जी। और टाइम आपको 30 मिनट्स दिए गए थे और 19 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई जी। कहता कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ऑनर इज कॉल्ड, बताएं शाबाश जी। जवेरी अली कौन है जी? वेल डन, शाबाश जी, बहुत अच्छे जी। इनके 100 मार्क्स हैं, लें जी शाबाश। इनके पूरे मार्क्स हैं, कितने हैं बच्चों जी? अच्छा जी, आगे आ जाए। कहता विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ बच्चों करंट एसेट, बताएं जो करंट एसेट नहीं है। इज नॉट अ करंट एसेट, भाई इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है ना, सही है। अगर आपको कोई अजीब से लफ्ज नजर आ रहे थे इसमें, जिस तरह ये था, ये शायद आपको ना पता हो इन्वेंटरी क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको इतना तो पता ना इक्विपमेंट जो है ये नॉन करंट एसेट है, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह वजाहत कर देंगे। इन्वेंट्री उस चीज को कहते हैं, चले सुन लें, इन्वेंट्री उस चीज को कहते हैं, थोड़ा सा सुने, वैसे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में जाके पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कहते हैं बच्चों जो चीज बेचने की नीयत से खरीदी हो और अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पीरियड है 1 महीने का, कितने का? फॉर एग्जांपल दिसंबर है, अकाउंटिंग पीरियड जी 1 महीने का है और जी दिसंबर का महीना है। कोई चीज खरीदी और किस लिए खरीदी बच्चों? बिजनेस ने खुद इस्तेमाल नहीं करना बल्कि बेचने की नीयत से खरीदी। अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया लेकिन वो चीज बिकी नहीं, अभी भी बिजनेस के पास पड़ी हुई है। इस चीज को क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेंटरी कहते हैं। और ये फिर करंट एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? इसको चैप्टर 3 में जाके डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, कहता विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन करंट एसेट। जी बच्चों, बैंक बैलेंस करंट एसेट होता है बच्चों। क्या होता है? प्रॉपर्टी आपको पता है जी, लैंड या बिल्डिंग। इक्विपमेंट साजो सामान को कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं बच्चों वो एसेट्स जिन उनसे फायदा तो मिलता है 1 साल से ज्यादा के अरसे तक, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस बच्चों नहीं होती। इन आपने लिख लें इसे कहीं। जी जी, पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका हम ले लेते हैं, अथॉरिटी ले लेते हैं कि हमारे अलावा कोई इसे नहीं बना सकता। जी बच्चों, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया पेटेंट का। एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है पेटेंट, राइट्स। ये सारी चीज़ों का मैं ज़रा समराइज फॉर्म आपको बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा बच्चों, बाटा कर लें, सर्विस कर लें, ठीक है जी, नेस्ले कर लें। बच्चों ये क्या है? ये ट्रेडमार्क है। क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों जी? ये एक ब्रांड नेम है। क्या है बच्चों? इस तरह का नाम कोई और नहीं रख सकता। ये राइट मिला है इन्हें। क्या मिला है? अथॉरिटीज ने इन्हें क्या दिया है? राइट, ठीक है। और ये जो राइट है, ये राइट कहाँ होगा? इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। राइट तुम किधर हो? सही है, वो डॉक्यूमेंट्स में राइट इस तरह दिया होगा ना, अथॉरिटीज ने डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए होंगे, इन्होंने फी वगैरह पे की होगी। अब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन इससे फायदा तो मिलना है। बात समझ आई बच्चों? इसी तरह सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा आपने। कंपनीज के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर है, क्या है? अच्छा बच्चों, अब ये एसेट है। इस सॉफ्टवेयर से इसकी फी पे की जा रही है, बहुत महंगा है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है और बहुत महंगा है, उसकी फी पे महंगा ना भी हो, उससे फायदा मिलना हो 2 साल, 4 साल, 5 साल। अब बच्चों ये है तो नॉन करंट एसेट, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इस तरह की चीज को क्या कहते हैं बच्चों? इनटेंजिबल। क्या कहते हैं? बहरहाल मुझे बताएं को वो चीज जो नॉन करंट एसेट नहीं है, वो क्या है बच्चों? बैंक बैलेंस। ये करंट एसेट होता है। क्या होता है? आगे पढ़ें। क्या था? इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय बिजनेस। बहुत अच्छे भाई, ये जवाब भी खुद ही दे दिया था। ये तो किधर गए मुजम्मिल साहब, चले गए जी। इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय बिजनेस इज कॉल्ड बच्चों क्या होता है? एसेट। ये खैर जवाब भी लिखा हुआ है जी। अच्छा, उधर 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 था जवाब के नहीं? उधर भी था। चलें 2 नंबर तो मुफ्त के हो गए फिर। कहता ये तो सबके आगे होंगे।
ए बिजनेस हैज कैपिटल ऑफ कितना बच्चों? 10,000। कितना जी? 10,000। अब देखें जी, ये एसेट है इज इक्वल टू कैपिटल। अब आपने काउंटिंग इक्वेशन मैच करनी है जी। कहता है जी बिजनेस का कैपिटल कितना है? 10,000। कहता है विच ऑफ द, अब सारों की जगह ना 10,000 पुट करके देखें, देखें कौन सा ऑप्शन सही है, बताएं जी कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी डेल्टा, यही सही है ना? बाकी तो बच्चों काउंटिंग इक्वेशन मैच ही नहीं हो रही। उधर लेफ्ट हैंड साइड पे 6,000, इधर 26,000, इधर 14,000, उधर 6,000, इधर 20,000, उधर कितना बच्चों? तो डेल्टा सही होगा ना चांद? ठीक है, ये किस किस का सही हुआ है? चलें अभी अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आज पहले डिले हो गया, आज डिस्कस हो जाना चाहिए ये। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑनर्स इक्विटी टू इंक्रीज, बताओ बच्चों। रेवेन्यू की वजह से, सही है ना? इनकम का एक पार्ट है क्या बच्चों? दो चीजें हैं ना इनकम में, एक है अदर इनकम, एक है जी सेल या रेवेन्यू। रेवेन्यू की वजह से क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। मुझे बताएं जी, उसने पूछा IASB। IASB का मतलब है जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बच्चों? ये लफ्ज चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है, उधर जाके आपको पढ़वाऊंगा किस जगह लिखा है। फिलहाल बस लफ्ज जहन में रख लें। IASB का मतलब क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक जगह MCQs एक दफा आया हुआ है पेपर में, उसने लिखा था जी IASB जी। कहता जी इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी? जी बताएं। हालांकि इस सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है, फिर भी बच्चे गलत करके आए। सही है भाई, आपने याद रखना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बोर्ड है जो कि क्या करते हैं बच्चों? जो कि बताते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है। सही है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही बोला भी करो ना, क्या दीवारों को पढ़ा रहा हूं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का लफ्ज है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है जी। कहता इनके मुताबिक एसेट क्या है जी? पढ़ें जी जरा, आपको कौन सा सही लग रहा है? जो तीनों शर्तें, ना ज्यादा बात हो उसमें ना कम हो, तीन शर्तें पूरी पूरी हो जी। जो हमने कहा था ये तिल वाली डेफिनेशन है, कौन सी भला? एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, ये है वो डेफिनेशन। ये वाली जो है ना बच्चों, इसमें कहता है ए रिसोर्स ओन्ड कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास, इधर तक बात ठीक है। इसके अंदर कहता है फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, ये उसने इसको, इसकी डेफिनेशन नहीं है। जब कोई बात स्पेसिफिक हो जाए ना कि इसके मुताबिक कौन सी डेफिनेशन है, तो बच्चों फिर आपने वही बात करनी है जो अगले बंदे ने कही हो। ये बात समझ आई? बात को बढ़ाना नहीं है और ना ही कम करना है, जो असल बात है बस वही बतानी है। भी बात समझ आई? बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसने कहा इसके मुताबिक कौन सी डेफिनेशन है, तो बच्चे वो ये डेफिनेशन है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। ये क्या है? ये। और बाकी एक थी सादा वाली, वो किसको याद है? सादा वाली किसको याद है? सादा वाली डेफिनेशन किसको याद है? डैड विल गिव बेनिफिट इन द, इस तरह की बातें थी ना, वो सादा वाली थी। ये मैंने कहा था जब दोनों आ जाएं तो आपने किसको पिक करना है? अच्छा जी। कहता जी अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ इट्स, जी कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? सेपरेट बिजनेस एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कहते हैं इसे, और ठीक है जी। लीगल एंटिटी बच्चों कुछ और होता है, लीगल एंटिटी कंपनी के केस में होता है, वो बहुत वाजे करके बताया था ये जी। करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बता दें बच्चों। एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो किसी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या बचा? फिर रीअरेंज कर लेना उसे। तो एसेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? में से लायबिलिटी माइनस कर दें तो इक्विटी आ जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आधी बातें हैं उसमें। क्या है बच्चों जी? कहता जी 10वां, इफ द ऑनर ऑफ अ बिजनेस विदड्रॉज कैश फ्रॉम द बिजनेस इन ऑर्डर टू मीट हर ऑन एक्सपेंसेस, अपने खर्चे, दिस इज क्लासिफाइड एज ड्रॉइंग। कहता जी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किस प्रिंसिपल की बच्चों?
सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कहता है जी बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है? सेपरेट एंटिटी, ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना है, या बिजनेस एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सही है। जो लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये होता है, आपने अब लॉ अब पढ़ लिया होगा आपने I2B में, पढ़ा है ना आपने जी। क्या होता है जी, बताएं शाबाश। कंपनी को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जिसका अपना नाम अपनी सील, इसको एक लीगल हैसियत हासिल है, इस ये केस कर भी सकती है और इस पर यानी अदालत जो है इसको क्या समझती है, एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन समझती है, जुडिशियल पर्सन, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, दोनों मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में भी बात आई थी ये वाली। अच्छा जी, कहता इफ द एसेट्स आर 50,000 और कैपिटल इतना, तो बच्चों लायबिलिटीज कितनी होंगी? सिंपल है यार, ये तो सही होना चाहिए। कहता ए बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, बच्चों ये ट्रांजैक्शन है, क्या है बच्चों? ये एसेट की डेफिनेशन तो हो नहीं सकती, इक्विटी की है नहीं बच्चों। ऑनर्स इक्विटी वो तो होता है जी क्या भला, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, इस तरह की बातें। कहता एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, बच्चों कहता एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, तो फिर पीछे क्या बचेगा? कैपिटल, इक्विटी, नेट एसेट्स। और सही है, मैं अकेला बातें कर रहा हूं या आप भी हैं साथ? ये कैपिटल और इक्विटी बच्चों ये दोनों एक ही चीज का नाम है ना, तो बोथ ए एंड सी बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इधर देखना है आपने, इधर देखना है आपने, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? एसेट्स इक्वल हैं किसके बच्चों? और ऐसे ही है। एसेट्स में कितनी चीजें आती हैं? मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं ऐसे, नॉन करंट एसेट, और बच्चों इसमें प्लस होगा करंट एसेट इज इक्वल टू, जो शुरू में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट स्टार्ट, ठीक है जी, स्टार्टिंग पे जो कैपिटल इन्वेस्ट किया इसे मैं कह दूं ओपनिंग कैपिटल या इनिशियल कैपिटल जी। इसमें क्या ऐड होगा बच्चों बताओ? माइनस, शाबाश जी, माइनस 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 और भी, ओ भाई नॉन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाते हैं, नॉन करंट और बच्चों प्लस, इसमें दो चीजें हैं ना, नॉन करंट और बच्चों जी हाँ जी प्लस, एक मिनट, नॉन करंट लायबिलिटी और इधर भी जी ये प्लस, प्लस बच्चों क्या? ठीक है जी, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं बच्चों जी? अगर इनकम एंड एक्सपेंस नहीं है तो बच्चों फिर इनकी जगह क्या आ जाएगा बताओ? अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आता है, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस है तो बच्चों जवाब क्या आएगा? और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो क्या आएगा बच्चों? डन। अगर कभी पेपर में ये अब क्वेश्चन आ जाए, कहता जी नॉन करंट एसेट्स इक्वल होते हैं, तो और आगे इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म दी हो, तो आप देखो ये है नॉन करंट एसेट, तो भाई ये अकाउंट, ये इक्वेशन इधर, ये राइट हैंड साइड आ गई, आप क्या करोगे? करंट एसेट को इधर ले जाओ, तो बाकी सारे क्या बच गए? उधर जाके माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बच गए बच्चों? ठीक है, अब हो सकता है किसी टेस्ट के अंदर उसने अमाउंट्स दी हो सारी और नॉन करंट एसेट आपसे निकलवा ले या नॉन करंट लायबिलिटीज आपसे निकलवा ले, बात समझे हो? अगर नॉन करंट लायबिलिटीज निकलवानी है तो नॉन करंट लायबिलिटी इधर रह जाएंगी, बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी, जिसके साथ प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, जिसके साथ माइनस है दूसरी साइड पे आके। इतनी मैथमेटिक्स तो आती है भाई कि नहीं? तो बच्चों इधर आओ, कहता ओपनिंग ऑनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस, बोलो शाबाश, ड्राइंग्स। अच्छा जी, बाकी मेरे भाई उसने डेटा नहीं दिया हुआ तो अच्छा सॉरी ये दिया हुआ है ना, हैरान परेशान हो गया हूं मैं,
लायबिलिटीज इधर करके दी हैं, ठीक है, लायबिलिटीज को उसने खोल के बयान नहीं किया। बहरहाल मैंने आपको सारी एक्सपेंडेड फॉर्म बता दी है, आप इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, इसको नोट नहीं कर रहे आप लोग। ये वैसे किताब के अंदर है, चैप्टर नंबर 1 ओपन कीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में जाके देख लें, इसे जरा टिक शिक कर लें जी। और सही है। अब आप सवाल देख लें क्या चीज उसमें उसने एक्सपेंड नहीं की, क्या की है, ये इंशाल्लाह आपका जवाब आ जाएगा। फुल फॉर्म, जो पूरी फॉर्म है मैंने एक्सपेंड कर दी। अब हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंस की जगह उसने प्रॉफिट लिखा हो सकता है ये नॉन करंट और करंट की जगह उसने इकट्ठा नॉन करंट टोटल लायबिलिटीज लिखनी हो सकता है इनकी जगह उसने टोटल एसेट्स लिखे हो। ओए भाई बात समझ गए हो? चलें नेक्स्ट आओ। अब देखें बच्चों इधर आके, कहता ए बिजनेस रिसीव्स अकाउंटेंट बिल फॉर रुपीज कितना 500। ये थोड़ा सोचने वाला था, ये सोचने वाला था थोड़ा सा। अकाउंटेंट बिल, इधर देखें, ये जरा प्रोसीजर समझें भाई। जिस एंटिटी में खड़े हैं ना, जिस एंटिटी के अंदर क्या है बच्चों खड़े हैं, उस एंटिटी का एक अकाउंटेंट होगा। मतलब जिस एंटिटी में खड़े हैं या जिस एंटिटी की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका कोई अकाउंटेंट होगा कि नहीं? बताओ शाबाश। और कोई ना कोई तो होगा। जो बंदा खर्चा करता है, एक्सपेंस करता है बिजनेस के बिहाफ पे, वो इनवॉइस ला के किसको देगा? इनवॉइस का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। इनवॉइस क्या होती है? रसीद होती है। क्या होती है बच्चों? जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर में गए, फार्मेसी में गए या किसी स्टोर में चले गए, वो जो आपको रसीद नहीं देते, इनवॉइस देते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? आपका फेवरेट कलर है? नहीं। फेवरेट खाना? बाबू ने क्या इस तरह की चीजें नहीं लिखी, इस तरह, अच्छा इस तरह की चीजें नहीं लिखी होती, बल्कि उसके ऊपर लिखा होता है क्वांटिटी। क्या लिखी होती है बच्चों? कितनी चीजें खरीदी, कितनी चीज, इधर ओ भाई, ओ भाई इधर 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 देखना, कितनी चीजें खरीदी, उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल जी, बाबू ने ये खरीदी है क्या बच्चों? बुक। और बाबू ने भाई कैलकुलेटर भी खरीद लिया, और क्या खरीदा भाई? रजिस्टर भी खरीदा। अब बच्चों ये तीनों चीजें सेपरेट आनी चाहिए, असूलन ऐसा होना चाहिए, अच्छा बिजनेस ऐसा ही करता है। इनकी क्वांटिटी आएगी। बाबू ने सिर्फ अपने लिए किताब खरीदी है, बाकी सब अपना अपना, ठीक है, अपनी अपनी चीजें। एक किताब, एक दो रजिस्टर कर लो, ठीक है, 2 रजिस्टर खरीद लिया आपने, क्योंकि अकाउंटिंग का काम ज्यादा है ना थोड़ा। 2 रजिस्टर खरीदे आपने और एक कैलकुलेटर इन्होंने खरीदा। अब यह है जी, क्वांटिटीज आ गई, आगे वजाहत कर देनी है क्या क्या चीज खरीदी, और आगे अमाउंट आ रही होती है उनकी, रजिस्टर इतने का, कैलकुलेटर इतने का, और बच्चों किताब इतने की, सही है, और एंड पे आके टोटल अमाउंट आ रही होती है। तो ऐसे ही है। इसे कहते हैं इनवॉइस। अगर नहीं देखी तो आज जाके देख लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इनवॉइस के ऊपर, ये भी चैप्टर 3 में, खैर मैं उसकी रीडिंग करवाऊंगा इनवॉइस की डेफिनेशन की, लेकिन आप पहले ही आपकी मैं बता रहा हूँ बेसिक्स बनती जा रही है इंशाल्लाह। इनवॉइस के ऊपर क्या चीज होती है? क्वांटिटी, आगे प्राइस, और बच्चों नहीं टोटल तो अच्छी बात है, लेकिन क्या चीजें, हो सकता है किसी इनवॉइस पे टोटल ना हो, लेकिन कंपलसरी आइटम्स क्या हैं? जिसने नहीं देखी वो भाई कह रहे हैं ये मेरे पास है, ये देख लें। अच्छा जी, अब मेरे ओ भाई इधर देखो, इधर क्वांटिटी आ रही होगी, और क्या आ रहा होगा? चीजें कितनी हैं ये आ रहा होगा, और प्राइस भी आ रही होती है, ठीक है, एक चीज की प्राइस कितनी आ रही होती है। हाँ टोटल भी आना चाहिए, लेकिन ये तो मिनिमम चीजें होती है ना। अच्छा जी, अब बच्चों वो जो इनवॉइस अकाउंटेंट को ला के देंगे, जो भी बंदा बिजनेस के बिहाफ पे खर्चा करेगा, भाईजान सुन ले जी, क्वेश्चन ये ले, ये पिक ले लें। ये वैसे मेरा ख्याल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में चैप्टर 1 में एज इट इज है। लिख लें कोई मसला नहीं, लिखें, लिख लिया जी। अच्छा जी, इधर आ जाए बच्चे। बच्चों इस तरह नहीं होता कि किसी बंदे ने बिजनेस के बिहाफ पे खर्चा किया और उधर से वो गल्ला बना हुआ है, उधर से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाली जा रहा है। इस तरह तो कंट्रोल ही नहीं रहेगा ना किसी का। तो भाई वो ला के बिल किसे देगा? बिल का मतलब इनवॉइस है। क्या है भाई? ये ला के किसको देगा? अकाउंटेंट भाई को। कहेगा जी सर जी ये मैंने खर्चा किया, अब ये पैसे मुझे दे दीजिए। ऐसे ही होगा ना। उसको कोई प्रूफ भी करता है बिजनेस में, एक्सपेंस को ये प्रूफ भी करेगा ना, कोई बड़ा जो ऊपर बैठा होगा वो प्रूफ कर दिया। अब जितना खर्चा किया ये अकाउंटेंट को उसका एविडेंस देगा इनवॉइस की शक्ल में, बिल की शक्ल में।
और ऐसे ही है भाई, और ऐसे ही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं किसी ने 1000 की चीजें खरीदी बिजनेस के बिहाफ पे और उसका बिल लाके किसको दे दिया बच्चों, अकाउंटेंट को। अब बच्चों खर्चा तो हो गया ना, एक्सपेंस तो हो गया ना। अच्छा जी, और अगर पे नहीं किया, एक्सपेंस तो हो गया, पे नहीं किया, तो बच्चों आप बिजनेस की जिम्मेदारी बढ़ गई, एक्सपेंस भी बढ़ गया और जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब पढ़िएगा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज द इफेक्ट अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता जी ऑफ बिजनेस, एज्यूम करें बिल इज अनपेड। अब सुनना गौर से, अगर सवाल होता, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, अगर क्वेश्चन होता कि हेड्स बताएं कौन से अफेक्ट हुए, आपने कहना एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी। इधर मुझे बताएं हेड्स के बारे में क्वेश्चन है या अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस की और इनकम की जगह तो हाँ शाबाश कैपिटल। मुझे बताएं एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता है बच्चों? कहता कैपिटल डिक्रीज और लायबिलिटीज इधर। अच्छा आपके पास तो नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता हेड्स का, हेड्स का किसका बच्चों, तो फिर बच्चों इधर कैपिटल ना आता बल्कि क्या आता, एक्सपेंस इंक्रीज एंड लायबिलिटी भी। दो मुख्तलिफ क्वेश्चन है ना। अच्छा जी आगे बढ़े नहीं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड नॉट अकर एट अ रिजल्ट ऑफ एंट्री इन द बुक कीपिंग। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, कहता बुक कीपिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ना। अच्छा जी, कहता जी जब आप किताबों में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो कौन सी चीज ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आपने फिर ये देखना है खुद से, इधर इधर देखिए जरा, इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज लायबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है? भाई हो सकता है, आपने एसेट खरीदा हो उसके पैसे ना दिए हो। देखें इधर समझें जरा, ये समझें, एसेट्स किसके इक्वल है, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूं, कैपिटल प्लस पहली ट्रांजैक्शन। देखें बच्चों मैं जरा वजाहत करता हूं, एसेट 10 रुपए से बढ़ गए, ऐसा पॉसिबल है? और अभी पैसे नहीं दिए, इधर भी 10 रुपए आ गए। इधर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसेट ले लें, इक्विपमेंट प्रॉपर्टी कुछ भी ले लें, और ये इधर पेएबल फॉर इक्विपमेंट, पेएबल फॉर मशीन, 10 इधर आ गए, क्या ये पॉसिबल, ऐसा हो सकता है? अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। नेक्स्ट टाइम कहता इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज कैपिटल, 10 इधर रखें, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है, मैच है ना। एग्जाम्पल दे सकता है इसकी कोई बच्चों? बैंक बैलेंस क्या कैश बढ़ गया और रेंडर सर्विसेज 2 दफा मुस्कुराना है, पैसे भी आ गए, या ऑनर घर से पैसे ले आया, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज इतना, उससे भी तो कैपिटल बढ़ता है ना। वो ट्रांजैक्शन इसीलिए आपको लंबे लंबे सवाल करवाए ताकि ये क्वेश्चन आसान लगे, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेस बनती है। आगे आए बच्चों जी, कहता इंक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज एसेट। और बच्चों अच्छा सॉरी मैं कहूँ ये तो गलत होने लगा, इंक्रीज बच्चों कैपिटल और ये मुझे बताइए पॉसिबल है? भाई अकाउंटिंग इक्वेशन ही मैच नहीं हो रही, कोई एग्जांपल दे सकता है तो दे दे इसकी, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों, ये नहीं पॉसिबल। 0 इधर आएगा, 20 इधर आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का सत्यानाश कर दिया। कहता इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज लायबिलिटी, कहता क्या ऐसा हो सकता है? ये 10 और बच्चों वो माइनस ही कर देगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों इधर 0 आ जाएगा और इधर भी 0। इसकी एग्जाम्पल मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, अभी थोड़ा सा जरा वेट करना है आपने, इसकी एग्जाम्पल पेंडिंग कर ले, मैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप भी खैर सोच तो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा काउंटिंग इक्वेशन में पॉसिबल है ना, हमने बना के देख ली। एग्जाम्पल इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, अभी शायद थोड़ा सा समझने में मुश्किल आए 2 4 5 7 लेक्चर्स के बाद, या शायद हो सकता है इससे भी डिले करके। यार ये तो अब बस ये तो रिपीट हुआ है शायद, हैं ये तो रिपीट हो गया ना। अच्छा ये तो रेपिटेशन है। कहता परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, जी इस तरह की बातें मैंने जब सवाल करवाए थे बार बार पूछी थी आपसे। जी मेरे भाई परचेज ऑफ मशीनरी एसेट है, फॉर कैश और पैसे दे दिए मशीन परचेज करके, एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज, सही है। और अगर इससे भी बात स्पेसिफिक करूं,
तो टोटल सॉरी नॉन करंट एसेट इंक्रीज और करंट एसेट्स डिक्रीज। ओके, डन। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑनर्स इक्विटी टू इंक्रीज रेवेन्यू, क्या बच्चों? ठीक है जी, ये भी रिपीट हुआ है मेरा ख्याल। अच्छा जी, उधर अच्छा, ओके भाई। बच्चों ड्राइंग की वजह से कैपिटल बढ़ता है कम होता है? कम होता है गुड्डू, ड्राइंग की वजह से कम होगा ना, ऑनर चीजें घर ले जाता है। एक्सपेंस की वजह से ड्राइंग, आपका बिजनेस है, उधर से चीजें उठा के घर ले जाए तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम ही होगा ना, ज्यादा थोड़ी होगा। ऑनर चीजें घर ले गया ना। अच्छा, अब आपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज ओपन कर ले, होमवर्क दिया था, याद है आपको? किया कोई नहीं है? जी बच्चों, अभी पता लगता है माशाल्लाह कितने स्मार्ट हैं आप जी। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हाईटेक एंटरप्राइजेस। कहता ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है, कहता जी ये इनकी अकाउंटिंग की किताबों से हमने ली है। कहता जी व्हाट इज द टोटल ऑफ नेट एसेट, पहले तो ये बताए ना नेट एसेट्स क्या होते हैं? कैपिटल या इक्विटी? चलें कैलकुलेटर पकड़ें, सॉल्व करें। सॉल्व नहीं करना भाईजान, जिस बच्चे को ये नहीं पता देखें बड़ी सिंपल सी बात है, सॉल्व क्यों करना है यार जब उसने कैपिटल खुद दिया हुआ है। उसने सिर्फ नाम चेंज किया, उसने देखा ऐसे भी करता है कभी कभी, ठीक है, ऐसे भी करेगा। कहता कैपिटल खुद दे के नाम चेंज करके सवाल पूछ लिया जी। फनकारी कर रहे हैं आपके साथ, क्या कर रहा है जी? ओ भाई सही है। अगर किसी को एतबार नहीं है हमारे वादों पे तो कैलकुलेट करके देख ले। इक्विटी क्या होती है, नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। रीअरेंज कर लेना अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो करके देख लो, इन दोनों को ऐड करो। नहीं, 42,000 को और करंट एसेट को ऐड करो, नॉन करंट लायबिलिटीज और इन दोनों को इसमें से लेस करो, जवाब आ जाएगा। और आ जाएगा। अगले सवाल में कहता है जी व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स। भाई टोटल ऑफ एसेट्स को इसमें नॉन करंट एसेट आएंगे और करंट, ठीक है जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स ओनली लायबिलिटीज। भाई मशीन जो है ना ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट डेटर्स मैंने समझाया था शायद आपको, जिस बंदे को सेल कर दें जो बेचने की नीयत से, बाकी चीजें नहीं, उसको सादा वाला रिसीवेबल कहते हैं। तिल वाला किसको कहते हैं? जिसको ट्रेड का मतलब तिजारत, जो आपने चीज तिजारत के लिए खरीदी, ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए खरीदी और आगे एज इट इज बेच दी, और आगे आपने सॉरी बेच दी बच्चों, और उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, इससे बेहतर है सादा रिसीवेबल कहने की बजाय ट्रेड रिसीवेबल कहना या डेटर्स कहना। कैश क्या होता है बच्चों बताओ? है एसेट, शाबाश करंट। क्रेडिटर बच्चों जिस बंदे से चीज खरीदी और बेचने वाली चीज खरीदी, जो बेचने की नीयत से ली। एक तो है पेएबल सादा वाला, इससे भी बेहतर है इसे क्या कहना? ट्रेड पेएबल, और उसका दूसरा नाम है, आगे आ जाए बच्चों। कहता बैंक ओवरड्राफ्ट, ये समझ लें क्या होता है। ये मैंने समझाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट समझे। बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है बच्चों, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, कितने बच्चों? आपको अब जरूरत है 120 रुपीज की, कितने की? अच्छा जी, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को कहते हैं जी सर मुझे लोन चाहिए। बैंक कहता है जी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? आपने कहा 120 की। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, मैं आपको एक फैसिलिटी देता हूँ, जितने पैसे आपके हैं वो तो हैं ही है ना, वो तो आप निकलवा सकते हैं, उस पर तो बैंक पाबंदी नहीं लगा सकता। बैंक कहता है जी 20 रुपए की मैं आपको ना मजीद फैसिलिटी देता हूँ। वो फैसिलिटी क्या है? वो बैंक कहता है जी आप ना इस 20 को मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, जिस तरह आप लोड शोड नहीं करवाते अपने नंबर पे, ठीक है ना, वो क्या उसका नाम है, बैलेंस करवाते हैं, रिचार्ज करते हैं जिसे आप कहते हैं जी, अपने जो भी आपके पास नेटवर्क है उसको रिचार्ज करते हो। अच्छा मेरे भाई, उसमें क्या करता है, नेटवर्क वाले क्या करते हैं, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अकाउंट में कह लें या उसमें कह लें ना, आपके नंबर पे। मेरे भाई जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आप एडवांस लेते हैं, वो क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है।
जैसे ही आप दोबारा रिचार्ज करते हैं वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का है। सही है भाई, 100 रुपया आपका अपना है, लेकिन बैंक से पैसे इस्तेमाल कितने किए, 120। ये जो इन एक्सेस है, जो बैंक से 100 रुपया तो आप निकलवा सकते हैं, जो एक्सेस आपने इस्तेमाल किए वो ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट 120 का नहीं है, ओवरड्राफ्ट कितने का है, 20 का। इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, अच्छी खासी फी चार्ज करता है। इतना अच्छा नहीं है कि कोई मसला नहीं है यार, तो अपना बड़ी है, जिगर है यार, कोई इशू नहीं है, तू कर इस्तेमाल, ऐसा नहीं होता। इस 20 के ऊपर बैंक अपनी फी चार्ज करेगा, जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फी। लिखें उर्दू में, लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट की हेडिंग दें, बैंक ओवरड्राफ्ट की हेडिंग दें, बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या दें बच्चों, हेडिंग दें। लिखें, वो एक्सेस अमाउंट ब्रैकेट में लिखें ₹20, वो एक्सेस अमाउंट EXCESS, वो एक्सेस अमाउंट जो बिजनेस ने इस्तेमाल कर ली, वो एक्सेस अमाउंट जो बिजनेस ने इस्तेमाल कर ली, जो बिजनेस ने बैंक से लेकर इस्तेमाल कर ली, वो एक्सेस अमाउंट जो बिजनेस ने बैंक से लेके इस्तेमाल कर ली, वो कितनी है बच्चों, रुपीस कितनी है, नीचे वाली लाइन में लिखें, बिजनेस का अपना बैलेंस ₹100 है, बिजनेस का अपना बैलेंस ₹100 है, बिजनेस का अपना बैलेंस कितना है बच्चों, 100 है, कितना है, और इस्तेमाल 120 कर लिया, और इस्तेमाल बच्चों, और इस्तेमाल 120 कर लिया। लिखो, जो एक्सेस से इस्तेमाल किया वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो एक्सेस से इस्तेमाल कर लिया वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो एक्सेस से इस्तेमाल कर लिया वो ओवरड्राफ्ट है। आगे लिखें, बैंक ओवरड्राफ्ट पर बैंक फी चार्ज करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर भाई इधर देखो, ये बोतल है, ये इधर तक भरी जा सकती है ना, अगर भरते रहेंगे तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा ना, ये पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। एक्सेस क्या बच्चों, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा, अपने पैसे 100 थे 120 इस्तेमाल किए, एक्सेस कितना है 20, ये ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर बैंक फी चार्ज करता है, ठीक है बच्चों, इस 20 पर इंटरेस्ट होगा ना, इस पे फी चार्ज करेगा ना, ये लोन की तरह है, क्या है बच्चों, और आगे लिखें, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो करंट लायबिलिटी है, क्या है भाई, बिल्स पेएबल। आगे आ जाए, बिल्स पेएबल क्या होते हैं बच्चों, नाम से लग रहा है लायबिलिटी, तो यही जवाब लग रहा है मुझे तो। इधर देखें, बैंक पेएबल, ये तो ठीक है, सेल्स बच्चों इनकम है, लायबिलिटी थोड़ी है। लोन ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सही बात है, लायबिलिटी। लोन इशूड, ओहो, अगर आपने किसी को, वो था ना लोन टू अनदर बिजनेस, वो था ना एक एग्जांपल के अंदर, अगर बिजनेस ने किसी को लोन दे दिया, इशू कर दिया, आपने किसी को उधार दे दिया, बगैर इंटरेस्ट के देना अगर किसी को देना तो, ठीक है जी। और बच्चों अगर किसी को उधार दे दिया तो ये आपका एसेट उसका, जी इधर लिखें लोन इशूड पर, कहते लिखो, ये हमने किसी को लोन दिया, भाई ठीक है, परेशान हो गए हो,
दे, ठीक है कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा देना लोन लोगों को बगैर इंटरेस्ट के। जी ये हम आपने किसी को लोन दिया, ये एसेट है भाई, आपको इतबार ही नहीं आ रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ये एसेट है, क्या है जी। और इसलिए ये गलत हो गया ना, क्रेडिटर तो ठीक है, लायबिलिटी इसकी वजह से गलत हुआ है। नेक्स्ट पढ़ो भाई, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट एसेट्स ओनली, बता दो भाई। ये परचेज एक्सपेंस होता है, ये गलत है। बिल्डिंग कै इन्वेस्टमेंट्स, बच्चों इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, आपने कहीं पैसे डिपॉजिट करवा दिए ना, सही है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बैंक में पैसे रखवाए, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है बच्चों, और आगे लिखो आगे लिखो, अगर कुछ नहीं बताया तो इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म समझी जाएंगी। अगर कुछ नहीं बताया तो इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट कंसिडर किया जाएगा। अगर कुछ नहीं बताया तो इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट कंसिडर किया जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट बताएं बच्चों, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। ये तो इधर से ही गलत हो गया ना, छोड़ें, ये टैक्स एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो बच्चों लायबिलिटी है ना। डेटर भाई अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, अगर किसी बंदे को सेल कर दी है लेकिन उसने अभी पैसे नहीं दिए तो पैसे लेने हैं उससे, ये रिसीवेबल है। क्या है बच्चों, अगर वो चीज किसी को बेची है जो कि आपका मेन काम है, मेन बिजनेस है, वो याद है आपको, पता है वो लेक्चर लिया आपने जिसमें कोर एक्टिविटी समझाई थी। अगर कोर एक्टिविटी वाली चीज बेच दी है और पैसे नहीं आए तो फिर सादा वाला रिसीवेबल लिखने की बजाय ट्रेड रिसीवेबल या डेटर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इक्विपमेंट क्या होता है बच्चों, नॉन करंट एसेट। और कैश क्या होता है, लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया ना। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जी आपने बताना है जी, अल्फा भी ये रिपीट हुआ है। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट एसेट, बताओ बच्चों। इन्वेंट्री अभी बताया जी, इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सारे नॉन करंट हैं। ये क्या है बच्चों, अभी बताया। इन्वेंट्री क्या होती है बताओ, वो नहीं करंट, शाबाश, लेकिन समझाओ ना होता क्या है। जो बेचने की नीयत से चीजें खरीदी लेकिन अभी हम अपने हमारा काउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। भाई ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना कि आप चीजें जो हैं वो फौरन ही बेच दें, कुछ चीजें नहीं बिक सकी, काउंटिंग पीरियड एंड हो गया, अगले काउंटिंग पीरियड में बिक जाएंगी। इससे क्या कहते हैं बच्चों जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट, बताओ भाई शाबाश, करंट एसेट क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल पैसे लेने हैं, ठीक है। और बच्चों इन्वेंट्री भी, इक्विपमेंट नॉन करंट है और बैंक ओवरड्राफ्ट वैसी लायबिलिटी है जी। बस इधर तक रखते हैं जी, इधर तक बस। क्रेडिटर मेरे भाई वो बंदा, जी जी कल बताऊंगा, मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा क्रेडिटर को डेटर को आके, ठीक है जी। कल याद करवा दीजिएगा आते ही, कल आते ही याद करवा दीजिएगा, ठीक है जी। लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज।